हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका एबीसी एकेडमी पर। फ्रेंड्स, सरसठ में बीपीएससी और सीडीपीयू के लिए आज के इस क्लास में भी आपको क्वेश्चन देखना है और हर एक क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कुछ फैक्ट भी उसके बारे में और बताया गया है, उसे भी ध्यान से देखिएगा, समझिएगा। आइए देखते हैं आज का सबसे पहला सवाल। बताना है आपको कि भारत में कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना किसने और किस वर्ष की थी। फ्रेंड्स, जहाँ भी आपको ज़्यादा टाइम चाहिए होगा आप वीडियो को ज़रूर रोक लिया करिएगा। देखिए, ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे बी हो जाएगा सही जवाब। 1925 में किया गया था। किसने किया था? एम.एन. रॉय के द्वारा किया गया था कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना। ठीक है, इसके अलावा जो है पूरा देश में भी हुआ था 1925 में एक पार्टी की स्थापना, जिसका नाम क्या था? मजदूर किसान पार्टी। ठीक है, आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है कि पाकिस्तान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया। देखिए, ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा सही जवाब। चौधरी जो है ये रहमत अली ने किया था। उन्होंने क्या किया था? देखिए, सबसे पहले पाक और इस तरह से वो लिखाया था अस्तान, इस तरह से करके हुआ था। ठीक है, सबसे पहले किसने? तो ऑप्शन नंबर बी चौधरी रहमत अली ने किया था। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखिए, बताना है कि 1920 में निम्न में से किसने अपना नाम परिवर्तित कर स्वराज सभा रख लिया। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे ए हो जाएगा बिल्कुल सही जवाब। ऑल इंडिया ये होम रूल लीग ने किया था। देखिए, 1920 में इन्होंने अपना नाम बदल कर क्या रखा? स्वराज सभा रखा। और इसकी अगर स्थापना पूछे किसने किया था, तो बाल गंगाधर तिलक ने किया था। आपको पता ही होगा इसके बारे में, नहीं पता है तो जान लीजिए, बाल गंगाधर तिलक ने किया था। ठीक है, कब? तो 1920 में। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। बताना है कि 1930 में किसने इंडियन रिपब्लिकन आर्मी के नाम पर स्वाधीनता उद्घोषणा जारी की थी, यानी कि स्थापना बताना है आपको किसने किया था। देखिए, ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे सी हो जाएगा सही जवाब। सूर्य सेन ने किया था। इसकी जो कुछ और जो सदस्य थे जिनका कि नाम अनंत सिंह है, ये अंबिका चक्रवर्ती, ये सब नाम आप ध्यान रखिए। गणेश घोष, कल्पना दत्त, मैंने आपको पहले भी इसके बारे में बता दिया था अच्छे से। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कांग्रेस में इनमें से किसने समाजवादी दृष्टिकोण का प्रतिनिधित्व किया था। ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा सही जवाब। नरेंद्र देव थे समाजवादी दृष्टिकोण का प्रतिनिधित्व करने वाले। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट व्यक्ति थे। ठीक है, इन्होंने ना अहिंसा, और जो अहिंसा है, त्याग है, सत्याग्रह है, इसके माध्यम से समाजवादी लोकतंत्र की स्थापना का मतलब समर्थन इन्होंने किया था। ठीक है, किसने? आचार्य नरेंद्र देव ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बताना है कि भारतीय संविधान के भाग 4 के अंतर्गत अनुच्छेद 25 जो है वो संबंधित है किस चीज से संबंधित है, बताना है। देखिए, संविधान में धर्म की स्वतंत्रता का जो उल्लेख है वो 25 से 29 ये 28 तक में दिया गया है। ठीक है, 25 से 28 तक में दिया गया है। तो यानी कि ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे सी हो जाएगा, धर्म की स्वतंत्रता से। ठीक है, अब देखिए, जैसे आपका ये संपत्ति का जो है ऑप्शन नंबर जो आपका बी है, संपत्ति के अधिकार के बारे में समझिए कि ये अनुच्छेद जो है ये 300 का जो क है आपका, ठीक है, 3 क के तहत जो है एक कानूनी अधिकार ये बन चुका है। ठीक है, अब देखिए, जैसे यहाँ पे अल्पसंख्यकों की स्वतंत्रता है, तो इसके बारे में समझिए। अनुच्छेद 14 से 18 में जो है, नहीं 29 से 30 हो जाएगा ये, 25 से 28 हो गया आपका धर्म की स्वतंत्रता, और 29 और 30 में जो है अल्पसंख्यकों का जो ये है मतलब उनके अधिकार वगैरह के बारे में दिया गया है। ठीक है, और आपका यहाँ पे है ऑप्शन नंबर ए में समानता के अधिकार से, तो इसके बारे में समझिए। देखिए, समानता का जो अधिकार है अनुच्छेद 14 से लेकर आपका 18 तक में, अनुच्छेद 18 तक में दिया गया है। ठीक है, देखिए, समानता का अधिकार 14 से 18, संपत्ति का अधिकार आपका 300 के क का तहत वो कानूनी अधिकार बन चुका है, और धर्म की स्वतंत्रता जो है वो 25 से 28 है। अल्पसंख्यकों की अगर स्वतंत्रता पूछता है तो 29 से 30 में दिया गया है। ठीक है, आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है कि भारतीय संविधान का मूल दर्शन निम्नलिखित में से किसमें निहित है।
ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा प्रस्तावना। आपको पता होगा इसके बारे में। देखिए प्रस्तावना जो है भारतीय संविधान की, ये जो संविधान की भूमिका की मतलब के ही जैसा है, जिसमें कि संविधान का आदर्श हो गया, उद्देश्य क्या है, सरकार का जो क्या मतलब वो रहेगा, स्वरूप क्या रहने वाला है, और फिर संविधान के जो स्रोत वगैरह है, सारा कुछ जो है उनका जो मतलब प्रावधान है किस में है, तो ऑप्शन ए नंबर यानी कि प्रस्तावना में ही दिया हुआ है। ध्यान रखिएगा, प्रस्तावना में जो है संविधान का मूल दर्शन निहित होता है, आप ऐसे भी कह सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कृषि और पशुपालन को आधुनिक और वैज्ञानिक आधार पर करने का उल्लेख भारतीय संविधान के किस अंग में है? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही जवाब, राज्य के नीति निर्देशक तत्व में है। समझिएगा, देखिए कृषि और पशुपालन को जो है आधुनिक और वैज्ञानिक आधार पर संगठित करने के लिए प्रावधान का उल्लेख दिया गया। ठीक है, भाग अगर पूछे किस में है तो भाग आपका ये हो जाएगा भाग 4 में दिया गया है। ठीक है, भाग 4 में जो राज्य का नीति निर्देशक तत्व है उसका अगर पूछेगा तो अनुच्छेद आपका जो है 48 है, यानी कि अनुच्छेद 48 में दिया गया है। ठीक है, अनुच्छेद 48 ए के बारे में भी समझ लीजिए। 48 जो ए है आपका वो क्या है, तो उसमें ना पर्यावरण की जो सुरक्षा करना है, रक्षा करना है, पर्यावरण से रिलेटेड है। ध्यान रखिएगा, पर्यावरण का सुरक्षा किस तरह से करना है, देश का जो ये वन्य जीव वगैरह है, वन है, उसकी रक्षा के बारे में दिया गया है किसमें, 48 का ए में। ये ध्यान रखिएगा, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। बताना है कि राष्ट्रपति 5 वर्ष तक अपने पद पर रह जाता है। ठीक है, तो इसके बारे में बताना है कि वो कब से रहता है, मतलब किस डेट से। तो देखिए संविधान का जो अनुच्छेद है आपका, अनुच्छेद 56 यानी 56 के अनुसार राष्ट्रपति अपने पद ग्रहण करने का जो वो होता है, उनका जो डेट होता है वो 5 तारीख होता है, मतलब 5 साल होता है। कब? जब वो अपने पद ग्रहण कर लेते हैं। तो यानी ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे सी हो जाएगा, अपने पद ग्रहण के दिन से वे 5 साल तक रहते हैं, अनुच्छेद 56 के अनुसार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बताना है कि मानव विकास सूचकांक किस अर्थशास्त्री की देन है? ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा, महबूब अल हक उनका नाम है। अगर पूछता है कि ये कहाँ की, तो पाकिस्तान ध्यान रखना है। ठीक है, पाकिस्तान की ये थी, पाकिस्तान की है कौन? महबूब अल हक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित करों में से कौन सा केंद्र सरकार के लिए राजस्व का एक स्रोत नहीं होता है? तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे देखिए डी जो है भू राजस्व सही जवाब हो जाएगा। भू राजस्व जो है राज्य सरकार द्वारा लगाया जाता है किस चीज़ पर? तो भूमि पर लगाया जाता है। क्वेश्चन देख के आप समझ गए होंगे। और जैसे देखिए सीमा शुल्क है, आयकर है, निगम है, ये इन तीनों को छोड़ के बस एक जो ये भू राजस्व है ये किसके द्वारा? राज्य सरकार के द्वारा लगाया जाता है, और इसका फ़ायदा बस राज्य सरकार को ही मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में 8 कोर सेक्टर में शामिल नहीं किया गया है किस चीज़ को? देखिए ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे डी हो जाएगा, रसायन। ठीक है, रसायन भारत का जो 8 कोर सेक्टर नहीं शामिल किया गया। यहाँ पे देखिए जैसे आपका ये कोयला है, ठीक है, फिर आपका उर्वरक है और आपका विद्युत है। यहाँ पे देखिए, इसके अलावा देख लीजिए आप, ये कच्चा तेल हो जाएगा, फिर हो जाएगा ये प्राकृतिक आपका गैस हो जाएगा, प्राकृतिक गैस होता है। फिर जैसे रिफाइनरी उत्पादन होता है, रिफाइनरी 3 यहाँ पे 6 हो गया। उसके बाद आपका आता है ये सीमेंट आता है, 7 हुआ। एक और आपका बच रहा है, वो आपका हो जाएगा कच्चा तेल। यहाँ पे नहीं लिखा हुआ है, हाँ आपका एक हो गया कच्चा तेल हो गया, प्राकृतिक गैस, रिफाइनरी, सीमेंट और फिर कोयला, उर्वरक, विद्युत। 4 3 7 1 आपका बच रहा है प्राकृतिक गैस भी हो गया, कच्चा तेल हो गया, कोयला हो गया। एक फ्रेंड्स छूट रहा है कोई, एक और होता है जो कि भारत के 8 कोर सेक्टर माने जाते हैं। ठीक है, तो अभी एक अगर ध्यान आएगा, अगर आपको पता हो तो कमेंट करिएगा, नहीं तो आपको बताया जाएगा, कमेंट करके आपको ज़रूर बता दिया जाएगा, या फिर नेक्स्ट वीडियो में फिर किसी ना किसी क्वेश्चन में इस क्वेश्चन को लेकर आपको बताया जाएगा। एक को छूट रहा है, तो ये सारे जो 8 हैं ये 8 कोर सेक्टर के अकॉर्डिंग आते हैं। ठीक है, आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।
बताना है कि निम्न में से किस ये बॉन्ड द्वारा भारतीय संस्थान विदेशी बाजारों से विदेशी मुद्रा के बाजार रुपए में पैसा जुटा सकता है। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, बी सही जवाब, मसाला बॉन्ड आपका सही जवाब है, जिसे अंतर्राष्ट्रीय बाजार में जारी किया जाता है। ठीक है, यह एक कॉरपोरेट बॉन्ड होता है। फ्रेंड्स एक देखिए पीछे वाले क्वेश्चन में एक चीज़ शायद यहाँ पे जो नहीं बताया गया था, आपका रिफाइनरी उत्पाद शायद एक अभी छूटा था। रिफाइनरी उत्पाद आपका हो जाएगा, देखिए रिफाइनरी उत्पाद है, फिर आपका उर्वरक हो जाएगा, फिर आपका इस्पात आप देख लीजिए। ठीक है, इस्पात होता है, इस्पात के बाद आपका सीमेंट हो जाएगा। एक बार फिर से ट्राई किया जा रहा है, अगर 8 तक पहुंच जाएगा। देखिए सीमेंट हो गया, फिर आपका जैसे यहाँ पे विद्युत है। ठीक है, और आपका फिर प्राकृतिक गैस हो गया, प्राकृतिक गैस। इसके अलावा कच्चा तेल, कच्चा तेल होता है, कच्चा तेल हो गया। फिर आपका एक बच रहा है कौन सा, कोयला। तो 1 2 3 4 हो गया, 5 6 7 8, हाँ ये बिल्कुल सही है। देखिएगा, देखिए जैसे आपका हो गया रिफाइनरी, रिफाइनरी उत्पाद है, इस्पात, सीमेंट, प्राकृतिक गैस, कच्चा तेल, कोयला हो जाएगा, उर्वरक हो जाएगा और विद्युत हो जाएगा। ये 8 हैं जो भारत के कोर सेक्टर, काफ़ी इंपॉर्टेंट, इसीलिए आपको 8 अभी बताया गया, ध्यान रखिएगा इस बात का। आइए देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। बताना है कि ग्रामीण क्षेत्रों में शहरी सुविधाएं देने की नीति का जो समर्थन है वो किसने किया था, उनका नाम बताना है। तो डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम साहब थे, ऑप्शन नंबर ए। अगर पूछे कब, तो ये 2003 में, ये भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बताना है कि मुद्रा के अवमूल्यन का परिणाम है, क्या होता है। देखिए ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे, चाहे तो आप वीडियो को रोक लीजिएगा, नहीं तो आप जवाब सुनिए। देखिए देश में निर्यातों को बढ़ाना और आयातों को घटाना होता है इसका मतलब, यानी कि मुद्रा के अवमूल्यन से देश की जो मुद्रा का जो मूल्य होता है ना, वैल्यू, वो विदेशी मुद्रा के मूल्य से कम हो जाता है। ठीक है, इस कारण देश में जो है निर्यात बढ़ाने में जो है वो सहायता मिलती है। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। बताना है कि बिहार के निम्न जिलों में से कौन सा जिला नेपाल के साथ सीमा साझा नहीं करता है। तो देखिए मधुबनी है, किशनगंज है, सीतामढ़ी है। ठीक है, मधुबनी, किशनगंज हो गया, सीतामढ़ी है, फिर आपका ये सुपौल है, सुपौल यहाँ पे नहीं दिया हुआ है, तो सुपौल देख लीजिए, सुपौल हो जाएगा आपका। फिर पश्चिमी चंपारण है, पूर्वी चंपारण है, पश्चिमी चंपारण। ठीक है, फिर आपका हो जाएगा पूर्वी चंपारण, मधुबनी, सुपौल, अररिया, किशनगंज है आपका, मधुबनी है, किशनगंज है, सीतामढ़ी है, और आपका सीतामढ़ी हो गया। 3 3 6, एक और यहाँ पे कौन सा बच रहा है, यहाँ पे आपका एक अररिया बस नहीं दिया हुआ है, तो ये ध्यान रखिएगा। अररिया, अररिया, सुपौल, पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण है आपका, मधुबनी, किशनगंज और सीतामढ़ी, ये सारे जो है वो नेपाल को टच करता है। बट एक कौन सा, ऑप्शन नंबर डी आपका हो जाएगा, जो पूर्णिया है वो उसके साथ सीमा साझा नहीं करती है। अगर पूछे इन दोनों के बीच का जो वो कितना किलोमीटर का लंबाई मतलब है, तो 729 किलोमीटर लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा बिहार जो है वो नेपाल के साथ बनाती है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पश्चिमी एवं पूर्वी घाटों का मिलान कहाँ होता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही जवाब, नीलगिरी की पहाड़ियाँ पर होता है। आपको पता होना चाहिए कि ये जो पश्चिमी घाट है भारत की दूसरी सबसे लंबी पर्वत श्रेणी के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुजफ्फरपुर, दरभंगा तथा चंपारण जिला में कौन सी मिट्टी अधिकांशतः पाई जाती है। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे बी हो जाएगा, नवीन जलोढ़ मिट्टी। देखिए ये जो आपका गंडक है, गंडक नदी, गंडक हो गया, फिर आपका ये बूढ़ी गंडक है, ठीक है, ये और ये बागमती भी एक नदी जान लीजिए,
बागमती, समझिएगा ध्यान से, बागमती है। ये सारे जो नदियां हैं ना, हर साल बाढ़ जब आता है तो वो जो अपना मतलब कहिए कि मिट्टी का ही एक रूप होता है, जैसे आप गाद के रूप से जानते हैं, वो उनके लाने से ना नवीन जल और मिट्टी का मतलब निर्माण हो जाता है। ठीक है, यह जो मिट्टी होता है ना, उसके लिए ये आपका जैसे यहाँ पे हो गया आपका, देखिए धान है, गेहूँ है, पटसन हो जाता है, पटसन है, और जैसे गन्ना है, इन सारे फसलों के लिए काफ़ी ज़्यादा वो मतलब उसका उत्पादन में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करता है। ठीक है, तो नवीन जलोढ़ मिट्टी मुजफ्फरपुर, दरभंगा और चंपारण जिला में मतलब अधिकांश मिट्टी नवीन जलोढ़ मिट्टी रहती है, जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलता है खेती करने में। और बाढ़ तो हर साल आना है, तो हर साल लेके वो आती ही है। बताना है कि भारत और नेपाल के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा को चिन्हित करने वाली जो नदी है वो कौन सी है? देखिए, महाकाली या फिर शारदा, इन दोनों नाम से जाना जाता है। उत्तराखंड में जो है ना, इसे उत्तराखंड में इसे काली नाम से भी जानते हैं, ध्यान रखिएगा। उत्तराखंड में इन दोनों नदी को किस नाम से, तो काली नदी नाम से जाना जाता है। हर राज्य में आपको पता है नाम वगैरह चेंज हो जाता है। उत्तराखंड में से काली नाम से जानते हैं। देखिए, भारत नेपाल की जो बीच का जो सीमा है वो 1816 में जो हुआ था, सुगौली की संधि, जिसे आप जानते हैं, सुगौली सुगौली की संधि। ठीक है, इसी इसके ही द्वारा मतलब बुक अलग किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, बताना है कि ज्वालामुखी से सबसे अधिक कौन सी गैस निकलती है? ज्वालामुखी से फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक प्ले लिस्ट में आकर नहीं देखा है तो एक बार आप ज़रूर आकर चेक कर लीजिएगा। काफ़ी सारा जो है आपका प्रैक्टिस सेट अपलोड किया जा चुका है। ठीक है, प्रैक्टिस सेट बहुत सारा अपलोड किया जा चुका है। तो आपको बताना है यहाँ पे ज्वालामुखी में सबसे अधिक कौन सी गैस, तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे सी हो जाएगा। जलवाष्प निकलता है। इसके अलावा जो होता है, इसके अलावा अगर पूछ ले तो आपका CO2 हो गया, फिर आपका ये SO2 है, ये सारे गैस भी इसके अलावा निकलती है। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। बताना है कि शैतान का गोल्फ कोर्स नाम से प्रसिद्ध मृत्यु की जो घाटी है वो किस देश में स्थित है? ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा, USA, यानी कि अमेरिका में जो है ये मोजावे रेगिस्तान है। ध्यान रखिएगा, कौन सा मोजावे नाम है उसका, मोजावे रेगिस्तान है। ठीक है, वहाँ पर डेथ वैली नेशनल पार्क है। कौन सा पार्क है? तो डेथ वैली नेशनल पार्क, डेथ वैली नेशनल पार्क है, वहाँ पर ये स्थित है। देख समझिएगा, यह जो पार्क है ना, ये पूर्वी कैलिफोर्निया में है। ठीक है, कहाँ पर? तो कैलिफोर्निया में है। शैतान का जो गोल्फ कोर्स है, यानी कि मृत्यु की जो घाटी है, ये इसी के मतलब उसका एक नाम का एक मतलब कहिए कि बड़ा सा एक मतलब ढेर है। ठीक है, बड़ा सा वो एक क्या है न, इसका किस चीज़ का था, नमक का, हाँ नमक का। वहाँ पे वो नमक का एक बहुत बड़ा सा मतलब कहिए कि ढेर है। ठीक है, आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए, बताना है आपको कि किस मध्यकालीन शासक के काल में दरभंगा में एक मस्जिद एवं एक ये नूर सराय नामक सराय का निर्माण किया गया था? तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे हो जाएगा सी, सही जवाब। जहांगीर के शासनकाल में किया गया था। देखिए, उनकी जो मतलब ये पत्नी थी ना, नूर जहां, वो जब बंगाल से दिल्ली जा रही थी तो उसी टाइम में वहाँ पे रुकने के लिए ये जो आपका है ये सराय है, कौन सा, नूर सराय नामक, ये इसका मतलब कहिए कि बनाया गया था। ठीक है, पता होना चाहिए कि जहांगीर ने ये लाल बेग, यानी कि जिसका दूसरा नाम था, जहांगीर ने लाल बेग कहिए या फिर उनका नाम कहिए ये क्या, तो बाज बहादुर करके था, बाज बहादुर जो है। ठीक है, बाज बहादुर, इनको बिहार का प्रांत का मतलब वो हेड बनाया गया था, और बाज बहादुर ने ही दरभंगा में एक मस्जिद का और एक नूर सराय का निर्माण करवाया था। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे सी हो जाएगा, जहांगीर के द्वारा ही मानिए करवाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आज़ाद दस्ता के गठन के स्थान एवं कार्य क्षेत्र का चयन करें। आज़ाद ये जो है दस्ता कहाँ पर होता है? देखिए, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, गठन नेपाल में, और नहीं, ऑप्शन नंबर आपका सी होगा, गठन नहीं फ्रेंड्स, देखिए माफ़ कीजिएगा, ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे ना ही सी और ना ही डी है। देखिए, गठन जो है इसे समझिए नेपाल में हुआ था, सही है, और कार्य क्षेत्र कहाँ था?
तो संपूर्ण भारत पर था, ठीक है। तो संपूर्ण भारत हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका ई यहाँ पे होना चाहिए सही जवाब। या फिर हाँ या फिर नहीं, बिल्कुल कोई भी ऑप्शन मैच किया हुआ नहीं है। हर में कभी बिहार, कभी भारत या कभी नेपाल के साथ फिर बिहार दे दिया गया। तो ऑप्शन नंबर आपका ई हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। गठन जो है नेपाल में हुआ था। देखिए भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जो है जयप्रकाश नारायण और उनके जो साथी ये कीर्ति प्रसाद थे, ब्रजकिशोर प्रसाद सिंह थे, बहुत बार ये आपको बताया जा चुका है, इसे ध्यान रखिएगा, जरूर ध्यान रखिएगा। इन्होंने आज़ाद दस्ता का गठन नेपाल में किया था, ठीक है। इनका उद्देश्य क्या था, तो सरकार के जो खिलाफ है ना तोड़ फोड़ करना था, जिससे कि युद्ध वगैरह में सरकार को काफ़ी क्षति हो पाए। तो नेपाल में इसका गठन हुआ था और संपूर्ण भारत पे ये मतलब चल रहा था आज़ाद दस्ता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बताना है कि वर्ष 2020 का साहित्य अकादमी पुरस्कार हिंदी भाषा के क्षेत्र में किसे दिया गया। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे सी हो जाएगा, अनामिका को दिया गया है, ठीक है। और इनका जो है ना वो टुकड़ी में आपको बताया गया था, ये पहले भी बिहार स्पेशल में भी बताया था और जीके में भी बताया गया था करंट अफेयर्स में, कि टुकड़ी में दिगंत गाथा करके है 2014 नाम से इसके लिए मिला है साहित्य अकादमी का पुरस्कार। और अगर अंग्रेजी भाषा में पूछता है तो अरुंधति सुब्रमण्यम को उनका एक कविता था जिनका कि नाम था व्हेन गॉड इज द ट्रेवलर, ठीक है, व्हेन गॉड इज द ट्रैवलर करके है, ठीक है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। बताना है कि बिहार के किन शहरों को पूर्ण रूप से हरित ऊर्जा कुशल शहर बनाया जाएगा और ऐसा करने वाले बिहार देश का पहला राज्य बन जाएगा। तो देखिए ऑप्शन नंबर ए बोधगया और बी राजगीर, इन दोनों को बनाया जाएगा। समझिएगा, हरित ऊर्जा कुशल बनाया जाएगा। यहाँ पे 24 घंटे लगभग बिजली रहने वाली रहेगी और जो हरित ऊर्जा से मतलब की जाएगी, ठीक है। ऐसा करने वाला बिहार जो है वो देश का पहला राज्य बन जाएगा। तो ऑप्शन ई आपको यहाँ पे सही हो जाएगा, सही जवाब है, एक से अधिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहार का दूसरा चिड़ियाघर किस जिले में बनाया जाएगा। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे डी हो जाएगा, सही जवाब, ठीक है। कहाँ पर, तो अररिया का जो वो रानीगंज है वहाँ पे मतलब एक वृक्ष वाटिका करके है, वहाँ पे बनने वाला है। और आपको पता होना चाहिए कि बंदर बगीचा यानी कि जो बंदरों का जो आश्रय होगा उसका भी निर्माण अररिया में ही किया जा रहा है। यह सवाल भी आपको बताया गया था, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है कि इथेनॉल उत्पादन नीति बनाने वाला देश का पहला राज्य कौन बना। आपका यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बिल्कुल सही जवाब, बिहार रहा है। बिहार मतलब बन चुका है ऐसा जो इथेनॉल उत्पादन नीति बनाने वाला देश का पहला राज्य बना। बिहार का जो मधुबनी है, गोपालगंज है, मोतिहारी जिला में इथेनॉल का जो काफ़ी सारा वो कहिए कि मतलब स्थापित किया जाएगा। इसका कई सारा मतलब इकाई कहिए ब्रांच वगैरह स्थापित किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीति आयोग के 112 जिलों के आकांक्षी जिला कार्यक्रम में बिहार का कौन सा जिला देश भर में अव्वल रहा। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे डी हो जाएगा, सही जवाब, नवादा रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बताना है कि ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स 2021 के अनुसार 10 लाख से कम जनसंख्या वाले शहरों में सबसे आखिरी पायदान पर कौन रहा। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे बी हो जाएगा, मुजफ्फरपुर रहा था। ध्यान रखिएगा, देखिए जैसे आपका यहाँ पे बिहार शरीफ दिया हुआ है तो बिहार शरीफ 28वें नंबर पे रहा था। भागलपुर है आपका, तो आपका भागलपुर जो है ये 30वें नंबर पे था, ठीक है। और 30वें नंबर पे 10 लाख से मतलब अधिक आबादी का शहर वाला मतलब में अगर पूछता है कि पटना का स्थान कौन सा था तो पटना जो है वो 33वें नंबर पे रहा था, ठीक है। 10 लाख से मतलब वो अधिक आबादी वाला शहर में 33वें नंबर पर रहा था, ये ध्यान रखिएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। बताना है कि टोक्यो पैरालंपिक 2020 में पहली बार भाग लेने वाले देशों की संख्या कितनी रही। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे बी हो जाएगा, सही जवाब, 5 रहा था, ठीक है। प्रतियोगिता में टोटल जो है 162 देशों ने भाग लिया था। ध्यान रखिएगा कितना, टोटल 122 देश इस प्रतियोगिता में भाग लिया था। तो फ्रेंड्स आशा करता हूँ 67वीं बीपीएससी और सीडीपीओ के लिए आप अभी क्वेश्चन देखें और आपको कुछ ना कुछ हेल्प ज़रूर मिला होगा। 67वीं बीपीएससी और सीडीपीओ के लिए अगर मिला तो आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को ज़रूर लाइक करिएगा। ऐसे ही बने रहिएगा एबीसी एकेडमी के साथ, काफ़ी सारा प्रैक्टिस सेट अभी आपको और देखना है, ठीक है फ्रेंड्स। ऐसे ही बने रहिए एबीसी एकेडमी के साथ। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत थैंक्स।